नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर हिट फास्ट डिवीजन सामान्य ज्ञान भाग से जो संबंधित है, और स्पेशली इसको मैं तैयार कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, या जिसे हम पहले यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए जो कंपलसरी पार्ट है, पार्ट फर्स्ट यानी भाग ए, और उसके लिए तैयार कर रहे हैं स्पेशली विज्ञापन 51। यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मैं अप टू डेट लाता हूँ, यानी जब भी मैं पीडीएफ तैयार करता हूँ तो मैं इसमें काफी समय देता हूँ और फैक्ट्स को मैं क्रॉस चेक करने का प्रयास करता हूँ, फैक्ट्स को अपडेट करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए स्पेशली विज्ञापन 51 को ध्यान में रख के सीरीज तैयार की जा रही। हालांकि कुछ प्रश्न या कुछ फैक्ट्स आपके ऐसे भी होते हैं जो आपको लग सकते हैं कि शायद ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जो पिछले एग्जाम के पैटर्न के मैंने प्रश्न पत्र देखे हुए, वहां पर कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में सीधे सीधे तौर पर नहीं थे, फिर भी तो आपके प्रश्न पत्र में इनको शामिल किया गया था। इसलिए इसमें कुछ फैक्ट्स मैं ऐसे भी रख लेता हूं जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी की अमूमन जिसको हम कहते हैं, या किसी अन्य शैक्षणिक पद की आप तैयारी कर रहे हैं शैक्षणिक परीक्षा के लिए, तो वहां पर भी अगर जीके जीएस आपके पाठ्यक्रम में शामिल है तो ये पूरी सीरीज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आप लोगों की सुविधा के लिए दोस्तों इन सभी वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्ले लिस्ट के माध्यम से एग्जाम से पहले जब लास्ट मोमेंट आपको तैयारी करनी होती है, रिवीजन करना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्ले लिस्ट के माध्यम से जब आप वीडियो देखेंगे तो बहुत कम समय में आप अपने पूरे पाठ्यक्रम के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनका रिवीजन काफी तेजी के साथ कर सकते हो। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आगामी परीक्षा में इस पूरी सीरीज से आप बहुत अधिक लाभान्वित होने वाले हैं बहुत कम समय में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने आज कम्युनिटी में पोस्ट किया है उसको देख लेते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, जिसको अमूमन हम क्लास, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्लास है CLASS, परियोजना या प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया था वर्ष 1984-85 में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है ICT के अंतर्गत। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे जो पहला फैक्ट्स लिया गया है वो आपकी इकाई 2 से हमने लिया है, जिसमें टीचिंग से जो संबंधित है उसके अंतर्गत ही मूल्यांकन भी है सब टॉपिक। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में सुधार करना होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य उपलब्धि का माप प्राप्त करना होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम के लास्ट में जो आपके एग्जाम होते हैं और उसका जो मार्कशीट आती है, तो वो एक तरीके जो अंतिम ग्रेड या परसेंटेज दिया जाता है वो आपका उदाहरण हो जाता है योगात्मक मूल्यांकन का। रचनात्मक मूल्यांकन जो है पूरे पाठ के दौरान नियमित रूप से होते रहते हैं, जबकि योगात्मक मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम चक्र या कक्षा के अंत में होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है रचनात्मक मूल्यांकन का और योगात्मक मूल्यांकन का। अगला पॉइंट ले लेते हैं, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झीलें। देखिए भारत का सामान्य भूगोल के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ जाते हैं, झीलें, पठार, नदियां, कृषि का भी आपके यहाँ पार्ट है, तो कृषि में जो क्वेश्चन आएंगे वो भूगोल से भी संबंधित आ जाएंगे, स्पेशली कृषि की पैदावार से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये पॉइंट है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झीलें कौन कौन सी हैं। तो जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा और कोडेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कुछ उदाहरण है लैगून झील के। वह प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदाचार्य कौन है जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक रस चिकित्सा में उल्लेख किया कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं में रोग निवारण की शक्ति विद्यमान होती है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था, देखिए यहाँ जो पुस्तक का नाम आया है रस चिकित्सा, तो रस चिकित्सा पुस्तक के लेखक है धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी ने ये पुस्तक लिखी थी गुप्त काल में। गुप्त काल जैसा आप लोग जानते हैं कि काफी स्वर्ण युग इसको हम कहते हैं भारतीय इतिहास का। बहुत इस समय जो साहित्य है वो बहुत उत्कृष्टता से परिपूर्ण है। इस समय की जो निर्माण शैली है, चाहे वो मंदिरों के निर्माण की हम बात कर लें या अन्य भी, तो हम पाते हैं कि जो हमारा गुप्त काल है वाकई में बहुत उत्कृष्ट है, और शायद यही कारण है कि इसे हम जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहते हैं। अब पिछले पेपर के अगर आप याद करें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, और पुस्तक के तो क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं, और जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली जब हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। यूपीपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम उसमें जो कंपलसरी पार्ट है उसमें तो कुछ भी पूछा जाता है, सारा इतिहास, सारा भूगोल, सब कुछ है, लेकिन यूपीएससी में थोड़ा सा सिलेक्शन हो जाता है। एंड अगला, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, जिसको हम न्यूपा के न्यूपा के नाम से जानते हैं, शैक्षिक न्यूपा NUEPA, ये शॉर्ट फॉर्म है,
और किसका शॉर्ट फॉर्म है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय के इसे दर्जा दे दिया था। तो ये पूछा जाएगा कि जो NUEPA न्यूपा या राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय को भारत सरकार ने किस वर्ष मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया था? तो इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था 2006 में। और इस तरह से जो आपका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय है इसे सेम अधिकार लगभग प्राप्त है जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है आरंभ में जो न्यूपा यानी जो अभी हम पहले बात कर रहे थे ऊपर के फैक्ट्स की, तो आरंभ में न्यूपा की स्थापना 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी, जिसे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान बना दिया गया था। और इसके 4 वर्ष बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासन कॉलेज रख दिया गया था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है न्यूपा की। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये आपके हाँ यूनिट 2 में ही है शायद, ये यूनिट 2 की जो चौथी यूनिट है उसके अंतर्गत उच्च शिक्षा में जो यूजीसी की भूमिका है, तो यूजीसी की भूमिका तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, उससे संबंधित अन्य इस तरह के क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी संबंधित पूछे जाते हैं हायर एजुकेशन में। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासन कॉलेज की बढ़ती भूमिकाओं और कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नीपा कर दिया जाता। पहले न्यूपा होता था, बाद में कब 1979 में न्यूपा का नाम बदल के जो है नीपा कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जनगणना के लिए लिए गए। जनगणना आपको मालूम है कि आज की डेट में, चूंकि मैंने लिखा है ना कि ये वीडियो स्पेशली मैं तैयार कर रहा हूँ विज्ञापन 51 की दृष्टि से, तो अभी आज की डेट में आप लोगों को मालूम है कि जो जनगणना हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है वो केवल 2011 की जनगणना का डेटा उपलब्ध है। और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद से पहला मौका है कि जो 2021 की जनगणना, मतलब हर 10 साल में जनगणना होती है, तो जो डेटा भी उस समय से आ जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि पहली जनगणना होगी जब हम 2025 में पहुंच गए हैं और 2021 जनगणना के हमारे पास डेटा नहीं है। तो हम अपनी एग्जाम की तरफ से 2011 की ही जो जनगणना है स्पेशली उसके फैक्ट को ही तैयार करके चलेंगे। तो उस समय जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ये थी 949 प्रति 1000 पुरुष, जबकि शहरी लिंगानुपात की बात करें तो ये थी 929 प्रति 1000 पुरुष। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म मुख्य जो है गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल जैसे हम लोगों ने पहले ही बात किया कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग इसको कहा जाता है। और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में बहुत सारे क्वेश्चन मंदिर निर्माण की कला संबंधित हो, साहित्य संबंधित हो, गुप्त काल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा प्रयास है गुप्त काल से संबंधित जो भी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं संबंधित या इतिहास संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्ट्स के रूप में, वो आप लोगों के साथ लाए जाए। और देखिए मैं ये भी काम कर रहा हूँ कि चूंकि अभी तक मैं 23 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अपने आप में ऑनलाइन के लिए बहुत ज़्यादा ये डेटा होता है ह्यूमन बींग्स के लिए कलेक्ट करने के लिए, अगर ध्यान में रख के तैयार किया जाए। तो अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो फैक्ट्स छूट गए और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन पर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते। गुप्त काल में निर्मित दशावतार मंदिर, देवगढ़ भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण माना जाता है। देखिए ये अगर ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है और कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि इसमें मंदिर निर्माण में शिखर निर्माण का पहला उदाहरण निम्नलिखित में से किस मंदिर के निर्माण को माना जाता है? तो इसे माना जाता है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। और दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। एंड अगला है असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC मसौदे का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया था 21 दिसंबर 2017 को। गुप्त काल की मूर्ति कला के प्रमुख उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे बुद्ध मूर्ति है सारनाथ में स्थित है, वराह अवतार मूर्ति विदिशा में स्थित है, शेषशाही विष्णु मूर्ति झांसी में स्थित है, वर्धमान महावीर की मूर्ति मथुरा है और गोवर्धन धारी कृष्ण मूर्ति काशी में। तो ये जो मूर्तियां चाहे काशी में जो पाई गई, मथुरा में, झांसी में, विदिशा में, सारनाथ, ये उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं गुप्त काल की मूर्ति कला के। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है पूरा लेखा शास्त्र। एंड अगला RISC का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है इसका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
आईसीटी के अंदर एक क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर है, ये कि आरआईएससी का एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसे कम संख्या में निर्देशों को निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि यह तेजी से काम कर सके। देखिए बहुत सारे जब निर्देश आ रहे हैं तो आरआईएससी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहुत सारे जो निर्देश आ रहे हैं उनको कम से कम संख्या में करके उनका निर्देश प्राप्त कर सके, जिससे कि काफी तेजी से काम को निष्पादित किया जा सके। 1990 के दशक के दौरान 1990 के दशक के दौरान ये आरआईएससी तकनीक को कंप्यूटर के साथ जोड़ा गया था और वर्तमान में इसे स्मार्टफोन के साथ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्मार्टफोन के साथ आरआईएससी यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को ब्राह्मणों का संरक्षक मानते हुए एक ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। किसमें? नासिक के अभिलेख में ऐसा में उल्लेख मिलता है, जो नासिक से प्राप्त अभिलेख है उसमें, कि सातवाहन शासक जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उन्हें ब्राह्मणों का संरक्षक मानते हुए एक ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। कृष्णा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी का जो बहाव है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन राज्यों से होते हुए और अंत में है बंगाल की खाड़ी में एक जगह है कट्टापट्टनम शहर, वहां पर मिल जाती है। भारत की मूलभूत एकता है भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है? किस ग्रंथ में हमें भारत की मूलभूत एकता को ध्यान में रखते हुए भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है? तो ये मिलता है हमें सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी पाणिनि पुस्तक अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें कौन कौन सी है, तो कृष्णा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा आदि। और देखिए ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उन्हें भी हमें देखना जरूरी है। खासकर जिन शहरों को आप भ्रमण करने जाते हैं अगर वो किसी नदी किनारे बसे हुए हैं तो आपको देख लेना कि वो किस नदी किनारे बसे हैं और कोशिश ये भी कीजिए जानने कि वो उस नदी के किस तट पर बसा है। जैसे प्रयागराज जो है गंगा नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। कानपुर भी आए तो देखिए कानपुर भी आपको गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलेगा। इस तरह से जब भी आप किसी शहर में जा रहे हैं अगर वहाँ पे कोई नदी बह रही तो उसके किस तट पर बसा हुआ है ये आपको देखना है। और लखनऊ को आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं जब भी लखनऊ जाता हूँ, मैं तो काफी समय तक लखनऊ रहा भी हूँ, और लखनऊ में जो गोमती नदी निकल रही है बिल्कुल बीचों बीच से होकर निकल रही है। तो अगर आपको जानकारी कि लखनऊ गोमती नदी के किस तट पर बसा हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा, उत्तर में या दक्षिण में। SCSI का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI का फुल फॉर्म अब हम देख लेते हैं कि SCSI है क्या। SCSI जो है लघु कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है और ये कंप्यूटर और परिधीय उपकरणों जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव के मध्य डेटा को भौतिक रूप से जोड़ने और स्थानांतरित करने के मानकों की एक सेट है। एंड महरौली स्तंभ किससे संबंधित है? तो महरौली स्तंभ संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय से। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम है? तो यहाँ पे क्रम दिया गया है उत्तर से दक्षिण की ओर। जो प्रायद्वीपीय भारतीय नदियां हैं सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार और फिर कावेरी। पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसत 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। देखिए 12 से 13 के कहीं पे आपको 12 किलोमीटर मिलेगा लगभग, कहीं कहीं पे 13 किलोमीटर लगभग मिल जाता है। तो जो 12 से 13 किलोमीटर भारतीय सतह की ऊंचाई से अगर हम ले लेते हैं वहां तक जो हमारा क्षोभ मंडल है उसका फलन। इसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे कम है और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर के आसपास है और भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक है और ये है 18 किलोमीटर। किसकी? जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है और ये घटता किस हिसाब से है? हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री घट जाएगा, उसके ऊपर 165 मीटर जाएंगे फिर 1 डिग्री घट जाएगा। तो इस तरीके से क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। पृथ्वी की अधिकांश मौसमी घटनाएं वो क्षोभ मंडल में ही होती है। वीरसेन, हरिसेन, कालिदास और विशाखा दत्त किस काल के प्रसिद्ध विद्वान हैं? तो जो वीरसेन है, हरिसेन है, कालिदास है और विशाखा दत्त है ये सभी गुप्त काल के ही प्रसिद्ध कवि विद्वान हैं। देशमुख चिंतामणि, द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। और देखिए आपको ऐसे मिलेगा DCD देशमुख करके। तो देशमुख चिंतामणि या द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन्हें 1943 में ब्रिटिश राज द्वारा नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश राज ने इन्हें सर की उपाधि भी दी थी। एंड प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार अगर घटनाक्रम करें तो यहाँ पे देखिए सबसे प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। उसके बाद कृष्णा का नंबर आता है 1401 किलोमीटर के आसपास। फिर नर्मदा नदी का है 1312 किलोमीटर के आसपास
और महानदी 851 किलोमीटर के आसपास, कावेरी लगभग 800 किलोमीटर के आसपास और ताप्ती जो है 724 किलोमीटर के आसपास लगभग डेटा है। कामंदक ने नीतिशाल, भारवी ने किरातार्जुनी, अमर सिंह ने अमरकोश और चंद्र गोमिन ने चंद्र व्याकरण की रचना गुप्तकाल में की थी। ये किताब पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। प्राचीन भूगोलवेत्ताओं ने भारत की स्थिति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो जो प्राचीन भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने भारत की स्थिति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उसका नाम है चतुस्थान संस्थितम। भारतीय वन सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय देहरादून में की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी और यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। इसने वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण का स्थान लिया है, जिसे 1965 में खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से बनाया गया था। देखिए सबसे पहले क्या था? पूर्व निवेश सर्वेक्षण था। संसाधनों के पूर्ण निवेश सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1965 में और इसको बनाया गया था खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से। बाद में इसी का नाम 1981 में बदलकर भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान कर दिया गया और इसका मुख्यालय देहरादून बनाया गया। वन सर्वेक्षण संबंधित आपके यहाँ एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएचएससी हो या चाहे यूपीपीएससी हो, ठीक है। तो अभी आपको बता दें लेटेस्ट डेटा मैं जो चेक कर रहा था इसको बनाते समय, तो मैंने पाया कि जो लेटेस्ट डेटा है 2023 का वो लगभग दिसंबर 2024 में जारी हुआ है और ये अभी तक जब से जो भारतीय वन सर्वेक्षण का पहला डेटा आया था 1987 में, ठीक है, उसके बाद से जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-2024 में, इसकी 18वीं रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में जो सबसे मुख्य पॉइंट है इसमें निकल के आया मैंग्रोव वनों को लेकर के। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो लेटेस्ट रिपोर्ट 2024 में आई है वर्ष 2023 के आधार पर, इसमें भारत का मैंग्रोव आच्छादित वन का जो क्षेत्रफल है वो कम हुआ है और ये कम कितना हुआ है? तो ये कम हुआ है 7.43 वर्ग किलोमीटर। ये माइनस मैंने लिखा है। तो अब इसको घटा के जो वर्तमान में मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्रफल है वो है 4991.68 वर्ग किलोमीटर। तो वैसे बहुत सारे फैक्ट है लेकिन एक ये हो गया। और दूसरी बात, दूसरा जो फैक्ट है इस रिपोर्ट में कि पिछले वर्ष 2021, देखिए पिछले वर्ष मतलब 2021 की रिपोर्ट आई थी, फिर 22 में नहीं आई, फिर 2023 की रिपोर्ट आई है, कब? अभी 2024 में। तो इसीलिए यहाँ पे जब पिछले वर्ष की बात करेंगे तो 2021 की बात करेंगे। पिछले वर्ष 2021 की तुलना में गुजरात में मैंग्रोव वन के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक कम हुआ है और ये कितना कमी आई है? -36.39 वर्ग किलोमीटर कम हुआ। यहाँ ये नहीं बता रहे कि कुल कितना है, हम ये बता रहे हैं माइनस लिखा मतलब कि जो भी था पूरा क्षेत्रफल उसमें -39.39 यानी लगभग 36.39 यानी लगभग 36.5 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है जो मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल है गुजरात में, और ये सबसे ज्यादा कम हुआ है। अगला, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य में मिलता है वो मध्य प्रदेश के एरंड से जो 510 ईस्वी का भानुगुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें से इस बात का में उल्लेख मिलता है। सूचना के अधिकार को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम इसमें अपनाया था स्वीडन ने। और कब अपनाया था इसे? 1766 ईयर में, 1766 में। अब भारत के विषय में अगर बात करें तो भारत में जो सूचना का अधिकार है ये कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी और इस तरीके से 21 जून 2005 को आधिकारिक राजपत्र में इसे अधिसूचित किया गया था। तो मोटी मोटा आपको अगर बात करें भारत में सूचना अधिकार की 2005 आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में अजंता की 16 और 17 और 19 नंबर गुफा के चित्र और बाघ गुफा गुप्त काल में ही निर्मित किए गए। यानी जो अजंता एलोरा, देखिए आपको मालूम है अजंता में महाराष्ट्र में स्थित जो अजंता है उसमें कई जो गुफाएं उनके नंबर हैं। तो गुफा नंबर 16, 17 और 19 में जो चित्र बने हैं, जो बाकी गुफाएं उनमें जो निर्माण किया गया है उन गुफाओं का वो गुप्त काल का ही है। सप्तापमंडल वायुमंडल की दूसरी सबसे बड़ी परत है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यानी पहला क्षोभ मंडल था, उसके बाद कौन सा है? समताप मंडल। गुप्त काल में निर्मित मंदिर, गुफा, चैत्य विहार, स्तूप आदि में पत्थरों और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और संभवतः गुप्त काल में ही पहली बार हमें जो पक्की ईंटों का निर्माण हुआ था। भारत में डीम्ड विश्वविद्यालय एक प्रकार का हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की स्थिति में मान्यता प्राप्त है।
इन्हें अपने स्वयं के शैक्षिक कार्यक्रम, सिलेबस और मूल्यांकन प्रणालियों को डिजाइन और कार्यान्वित करने का अधिकार भी प्राप्त है। वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ बृहद संहिता एवं पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है खगोल शास्त्र से। एंड निजी विश्वविद्यालयों का प्रबंधन या स्वामित्व आमतौर पर सरकारों के पास नहीं होता है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त और विनियमित ये विश्वविद्यालय अपने स्वयं के प्रमाण पत्र और डिग्री प्रदान करते हैं, लेकिन परिसर के बाहर संबद्ध संस्थान रखने पर इन्हें प्रतिबंध है। देखिए, विश्वविद्यालय भारत में कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ 42 नंबर पॉइंट पे बात की है डीम्ड यूनिवर्सिटी की, और इसके बाद यहाँ पे हमने बात कर ली निजी विश्वविद्यालयों की जिसके अंदर देखिए थोड़ा सा इससे आपको हम लोग पता होना चाहिए कि भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, उनमें क्या अंतर है। इसी तरह भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है कैसे बनते हैं? तो ये भारत में केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं वो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं और शिक्षा मंत्रालय के उच्च अध्ययन विभाग के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। राज्य विश्वविद्यालय भारत में प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की राज्य सरकार द्वारा शासित होते हैं और आमतौर पर स्थानीय विधानसभा अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो जब भी देखिए राज्य विश्वविद्यालय कोई हम देखते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखते हैं तो उसके नीचे एक लाइन में लिखा होता है कि राज्य सरकार की अधिनियम के द्वारा या केंद्रीय सरकार की अधिनियम के द्वारा संस्थापित, इस तरीके से लिखा होता है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद स्वायत्त कॉलेज भी होते हैं। तो स्वायत्त कॉलेज क्या होते हैं? स्वायत्त कॉलेजों का अपने दैनिक संचालन, पाठ्यक्रम, पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और प्रवेश प्रक्रिया पर स्वतंत्र नियंत्रण होता है। ये उस शिक्षा विभाग में MHRD के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा संबंध विश्वविद्यालय प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है सारनाथ से प्राप्त धम्मेक स्तूप और राजगृह स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। देश की स्थिति रहती उससे आप बचे रह सकें। हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़िए। और MCQ की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से हमने टेस्ट सीरीज डिजाइन कर रखी है। सार्थक क्लासेस ऐप के थ्रू जाकर के आप वहाँ से इसका लाभ ले सकते हैं और अंतिम क्षण में अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। और उस पूरी टेस्ट सीरीज को मैं लगातार अपडेट किया करता हूँ। तो अगर आप टेस्ट सीरीज वहाँ पे ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको डाउट है तो आप उससे जो है रिपोर्ट कर देंगे, तो निश्चित तौर पर उस पर जो भी शंका समाधान होगा उसको अविलंब आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और मैं लगातार करता रहता हूँ, इसलिए जो वहाँ पे टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही अप टू डेट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।